नमस्ते दोस्तों, मनोरंजन से भरी एक और कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की कहानी हमें एक रहस्यमयी गुफा में ले जाती है, जहां समय और इतिहास के अनसुलझे पहलू खुलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दरवाजे के खुलते ही भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। आर्या ने जलती हुई मशाल उठाई और सबसे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, फर्श पर उकेरे गए प्रतीकों में हल्की रोशनी दौड़ने लगी। ये तो किसी अनजानी ऊर्जा से भरा हुआ है, अनिका ने धीमे स्वर में कहा। राघव ने दीवार पर अंकित एक और प्राचीन शिलालेख देखा, जिस पर एक और श्लोक उत्कीर्ण था, यदा कालस्य सीमाः विलीयते तदा सत्यम प्रकटते। आयशा ने पढ़ते ही कहा, समय की सीमाएं जब मिटती हैं, तब सत्य प्रकट होता है। रुद्रांश ने दीवारों पर हाथ फेरते हुए कहा, यह तो किसी गूढ़ संकेत की तरह लग रहा है, जैसे हमें किसी मार्ग पर ले जाने के लिए लिखा गया हो। लेकिन सवाल ये है कि हम किस ओर जाएं? आर्या ने फर्श पर बनी संरचना को देखा। ये कोई साधारण गुफा नहीं, यह एक द्वार है जो समय के आर पार जाने का संकेत दे रहा है। अचानक एक कंपन हुआ। दरवाजे के पार घना अंधकार था, लेकिन वहाँ कुछ था, एक परछाई जो आगे बढ़ने का संकेत दे रही थी। राघव ने धीरे से कहा, अगर यह सच में समय का द्वार है, तो इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या हम अतीत के उन क्षणों को देख सकते हैं जो इतिहास से मिटा दिए गए? क्या ये वही स्थान है जिसका उल्लेख ताम्रपत्र में हुआ था? अनिका ने अपनी नोटबुक में लिखी जानकारी को देखा। हाँ, ये वही है, लेकिन इसका रहस्य अब तक अनसुलझा था। और यहाँ उसने दीवार पर कुछ और शिलालेखों की ओर इशारा किया, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे थे। आर्या ने धूल हटाकर पढ़ने की कोशिश की। एक श्लोक स्पष्ट हुआ, न कश्चिदेव संदेहः सत्यम कालस्य गहनेषु निहितम। आयशा ने इसका अर्थ बताया, कोई संदेह नहीं, सत्य समय की गहराइयों में छिपा होता है। रुद्रांश ने कहा, यानी हमें सही समय पर सही संकेत मिलेगा, पर ये कैसे तय करें कि सही समय कौन सा है? तभी एक हल्की ध्वनि हुई, जैसे किसी ने दीवार के भीतर से कुछ खिसकाया हो। सभी चौकन्ने हो गए। अंधकार में कुछ आकार उभरने लगे। वहाँ दीवार पर एक गोलाकार संरचना बनी थी, जिस पर अलग अलग कालखंडों के प्रतीक बने हुए थे, महाभारत, गुप्त काल, चालुक्य काल, मराठा काल, और एक अंतिम चिन्ह जो अभी भी अस्पष्ट था। आर्या ने उंगलियों से उस पर हाथ फेरा। अचानक जमीन हिल उठी। सावधान, राघव चिल्लाया। लेकिन अगले ही क्षण जमीन के नीचे से एक रहस्यमय रोशनी फूटी। सभी के सामने एक प्राचीन धरोहर प्रकट हुई, एक मूर्ति जिसे देखकर सभी अवाक रह गए। यह किसी साधारण राजा की नहीं थी, यह रंक भैरव की थी। आर्या की आंखें मूर्ति पर टिकी थीं। ये कोई साधारण राजा की प्रतिमा नहीं थी। कठोर मुखाकृति, गले में नागों की माला और त्रिनेत्र जैसी उभरी रेखाएं, यह किसी व्यक्ति की छवि नहीं लग रही थी। अनिका ने मूर्ति के आधार पर उकेरी गई ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की कोशिश की। यहाँ ब्राह्मी लिपि में लिखा पाठ। राघव ने दीवार पर बनी खरोष्ठी लिपि का अध्ययन किया। ये चिन्ह वैदिक काल से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो महाभारत और रामायण काल के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रंक भैरव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अवधारणा हो? रुद्रांश ने उभरी आकृतियों को स्पर्श किया। तभी एक सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि में खुदा शिलालेख हल्की रोशनी में चमकने लगा। यहाँ सिंधु लिपि का संकेत। आयशा ने अनुवाद किया। इसका अर्थ हुआ कि ये कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं समय का एक अमूर्त स्वरूप कालपुरुष है। आर्या की सांसें तेज हो गईं। अगर यह कालपुरुष है, तो इसका अस्तित्व खगोलीय और गणनात्मक सिद्धांतों से जुड़ा होना चाहिए। अनिका ने सिर हिलाया। हाँ, ऋषियों ने देवों की कल्पना की, लेकिन ये कुछ अलग है। यह किसी देवता की तरह पूजनीय नहीं दिखता, बल्कि ऐसा लगता है कि इसे एक नियंत्रक शक्ति के रूप में स्थापित किया गया था। राघव ने गहरी नजरों से शारदा लिपि में बनी आकृतियों को देखा। अगर ये सिर्फ एक अवधारणा होती, तो इसे इतनी गहराई से उकेरा नहीं जाता। मुझे लगता है कि इसका वैज्ञानिक आधार भी होना चाहिए। उसने शिलालेख के चारों ओर बनी रेखाओं का अध्ययन किया। ये आकृतियां ग्रहों की गतियों और खगोलीय गणनाओं से मेल खाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रंक भैरव समय, स्थान और चेतना का कोई विशिष्ट संयोग हो? आयशा ने एक अन्य गुप्तकालीन लिपि में खुदे शिलालेख को पढ़ा। यहाँ गुप्तकालीन लिपि का संकेत। रुद्रांश ने मूर्ति की ओर देखा। अगर ये सच है, तो यह केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक संकेत हो सकता है, एक युग परिवर्तन का चिन्ह। तभी दीवार के पीछे हलचल हुई। आर्या आगे बढ़ी और हाथ रखा। एक गूंजती हुई आवाज आई, मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में लिखा पाठ। सभी स्तब्ध थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज न होने वाला एक रहस्य उनके सामने था। रंक भैरव कोई व्यक्ति नहीं कोई देवता, बल्कि समय का वह स्वरूप था जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक पुल का कार्य करता था। क्या वे सच में किसी युग परिवर्तन की कगार पर खड़े थे? दीवार पर उत्कीर्ण ब्राह्मी, खरोष्ठी और प्राचीन सिंधु सरस्वती लिपि में लिखे शब्द अचानक चमक उठे। अनिका ने जल्दी से उकेरे गए संकेतों को देखा। यह कोई साधारण लेख नहीं है, ये एक काल चक्र से जुड़ा गणितीय संकेत प्रतीत होता है। ब्राह्मी लिपि में लिखा पाठ। पुरुष अपनी भूमिका निभा रहे थे, जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे। अर्थ,
जो समय को समझेगा वो युगों का रहस्य जान पाएगा। राघव ने तेजी से अनुमान लगाया, क्या ये कोई खगोलीय यंत्र है जिसे किसी विशिष्ट ग्रह नक्षत्र की स्थिति में सक्रिय किया जा सकता है? आयशा ने खरोष्ठी लिपि को स्कैन किया। खरोष्ठी लिपि में लिखा पाठ ए इटे 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 ए इटे इटे ए इटे इटे, अर्थ समय और तत्वों का योग ही सत्य का द्वार खोलता है। आर्या ने दीवार पर हाथ रखा, तभी एक कंपन महसूस हुआ। अगर ये यंत्र सक्रिय होता है तो हमें यह जानना होगा कि इसका अंतिम उद्देश्य क्या है। रुद्रांश ने गंभीर स्वर में कहा, क्या रंक भैरव सिर्फ एक मूर्ति है या ये काल पुरुष की अवधारणा से जुड़ा कोई यंत्र है? तभी सिंधु सरस्वती लिपि में उकेरे गए चित्रमय संकेत दीवार पर उभर आए। यह एक खगोलीय संरेखण और ग्रहों के परिवर्तन को दर्शा रहा था। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां विज्ञान, अध्यात्म और समय एक बिंदु पर मिलते हैं? तभी दीवार पर अंकित शककालीन प्राकृत लिपि के शब्द प्रकाशित हुए। प्राकृत लिपि में लिखा पाठ, जेल में चले गए जले गए, जेल में चले गए रट हुए, अर्थ सत्य को पहचानने वाला ही काल के बंधन से मुक्त हो सकता है। सभी सांस रोककर खड़े थे। जंगलों के बीच अब और गहरा पुराना और वीरान हवेली खड़ा था। सबसे स्थानीय लोगों के द्वार पर तभी अचानक दीवार में हवेली में एक असंतुष्ट आत्मा का निवास है। दीवार का अंधेरे में तेज होता गया। प्राचीन इस हवेली में रात बिताने का साहस करता है, प्रकाशित कर रही थी। जीवित नहीं। आर्या ने दीवार पर उकेरी गई युवा और जिज्ञासु लेखी को ध्यान से देखा। से आकर्षित सरस्वती उसने फैसला किया कि वो इस रहस्यमय हवेली का दौरा करेगी चिल्लाते हुए अपनी अगली डरावनी कहानी के स्वामी को पहचानो। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद ने गंभीर स्वर में कहा, एक रात समय का स्वामी बिताने का फैसला किसी जीवित सत्ता हवेली में प्रवेश करते कोई खगोलीय को एक ठंडी और भयावह एक पुरानी पांडुलिपि से ढके फर्नीचर और मकड़ी के जालों ने हवेली को और भी डरावना बना दिया। रिया ने अपनी प्रवाह जुटाई हुआ और हवेली के अंदरूनी हिस्सों हर युग में प्रकट होता है। एक पुराने इतिहास को बदलने की कगार चमड़े की जिल्द वाली आयशा ने दीवार डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट को पढ़ा, लेकिन रिया ने पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी हवेली के पिछले मालिक धनी और काल का रहस्य उजागर होगा, जो एक रहस्यमय बीमारी का मिलन होगा। डायरी में मालिक ने अपनी बढ़ती व्याकुलता और अंधेरे आकृतियों के दर्शन के बारे में लिखा था, जो रात इनसे जुड़ा कोई संकेत खोजना होगा। उसने एक शाप के बारे में लिखा था जो हवेली पर पड़ा था। एक प्राचीन अचानक हिलने लगी, जो उन लोगों को दीवार पर बने चित्रों में हलचल होने लगी थे। मानो जैसे ही रिया ने पढ़ना समाप्त किया, दीवार पर एक और संकेत हवा का झोंका महसूस हुआ। इस बार शक्कालीन और मोमबत्तियां बुझ गईं। पुरुष अपनी भूमिका निभा लगा जैसे कोई जेल में चिल्लाते हुए वो भयभीत हो गई, जो 5 लेकिन उसने संतुलन बनाए रखी, वही काल के द्वार को पार करेगा। आर्या ने घबराई निगाहों से सभी को देखा। क्या ये किसी यंत्र का संकेत है या सचमुच कोई शक्ति यहाँ हमारे सामने जागृत होने वाली है? तभी जमीन कांप उठी और कक्ष के मध्य में एक गुप्त द्वार प्रकट हो गया। पांचों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। क्या ये काल पुरुष रंक भैरव से सामना होने का संकेत था? अंधेरी गुहा में जैसे ही सभी ने कदम रखा, वहाँ की हवा भारी हो गई। मशाल की रोशनी में प्राचीन दीवारों पर उकेरी गई रहस्यमयी लिपियां चमकने लगी। इन शिलालेखों में कुछ ऐसे संकेत थे जिनका उल्लेख ऐतिहासिक अभिलेखों में या तो अधूरा है या जिनकी खोज अचानक रोक दी गई थी। ये तो उन्हीं लिपियों में से एक है जिनका उल्लेख 1911 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने किया था। रुद्रांश फुसफुसाया। राघव ने दीवार के एक हिस्से पर हाथ फेरा, लेकिन ये लिपि तो कहीं दर्ज ही नहीं है। 1938 में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लुप्त शिलालेखों का जिक्र किया गया था, लेकिन बाद में उस खोज को बिना कारण बताए रोक दिया गया। ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख, जेल में जले गए रट हुए, अर्थ संगम तस्त नमिस्तरम, जहाँ काल स्वयं विलीन हो जाता है। मतलब यह स्थान किसी समय संगम से जुड़ा है। आयशा के स्वर में अविश्वास झलक रहा था। खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण दूसरा शिलालेख, ए इते इते ए इते 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 इते, अर्थ वो जो समय को उलट सके वो रंक भैरव तक पहुंच सकता है। ये सिद्ध करता है कि रंक भैरव कोई एक व्यक्ति नहीं था। आर्या ने धीमे स्वर में कहा। रुद्रांश की आंखों में चमक थी। हो सकता है कि यह काल पुरुष की अवधारणा हो, जैसे वेदों में पुरुष सूक्त का वर्णन है, एक ऐसा तत्व जो समय से परे है। क्या ये कोई अनदेखी सभ्यता की कड़ी है, एक ऐसी सभ्यता जिसकी खोज अधूरी रह गई? 1938 में मोहनजोदड़ो के पशुपति सील